नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज ही नहीं पिछले कुछ दिनों से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये था कि एक अदालत में एक मुजरिम को पेश किया गया। वो चोर था, उसको रंगे हाथों चोरी करते हुए भीड़ ने पकड़ लिया। उसके अपने सहयोगियों से लेकर के अड़ोस पड़ोस सबने आंखों देखा वर्णन किया कि भाई ये चोर है और इसकी चोरी हमने स्वयं पकड़ा। पुलिस उसको अदालत में ले गई, जज के सामने खड़ा की। जज साहब ने बोला, भाई तुमने मोबाइल क्यों चोरी की? तो चोर ने कहा कि मैं रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? जज ने बोला, नहीं वो ठीक है, गोविंदा का गाना है, करिश्मा कपूर और गोविंदा पर फिल्माया गया है, मैं भी लॉ कॉलेज में था तो इस गाने को गुनगुनाया हूं, वो अलग बात है। बात यहां मोबाइल चोरी की हुई है। मोबाइल तूने चोरी क्यों की? तो उसने बोला कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं छत पे चढ़ जाऊं, मेरी मर्जी, अपने शादी में मैं न जाऊं, मेरी मर्जी। बोला ना ये भी ठीक है, गैमरल का गाना है, गोविंदा पर भी फिल्माया गया था। शिल्पा शेट्टी गोविंदा इस फिल्म में है। मन में बड़ा शानदार गाना था। लॉ कॉलेज में मैंने इस गाना को देखा भी था। तूने मोबाइल चोरी क्यों की? तो बोला कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है। मतलब बकवास कर रहा है तू? तेरे से चोरी की बात कर रहे हैं, तू बार बार इधर उधर की बात कर रहा है। चोरी क्यों की? बोला देखिए सर, दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत इंसान कोई नहीं है। ये जो मोदी जी हैं वो मेरे खूबसूरती पर जलते हैं। चूंकि ये खूबसूरत नहीं है इसीलिए मेरे से खूबसूरती पर मुकाबला नहीं कर सकते। बोला अबे भाई, खूबसूरती बदसूरती से मतलब नहीं है, तूने मोबाइल चोरी क्यों की? आजकल पिछले 4-5 दिन से यही मुद्दा आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के सिपहसालार नायब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर इल्जाम यह है कि उसने दारू माफियाओं के फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना जैसे आफतकाल में, जहां स्वयं एक स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल का बयान आ रहा था कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और अगर जरूरत से ज्यादा भी ना जरूरत हो तब भी कृपया घर से ना निकलें, अपने घर में रहें, क्योंकि कोरोना लाइलाज है, बचाव ही इसका उपाय है। और दूसरे सुन पा रहा था कि दारू का ठेका खोल दिया गया है, मर्जी भर करके पियो जब तक जियो। उसी बवाल पर सवाल उठा हुआ है। मीडिया, पुलिस, पत्रकार, राजनीतिक विरोधी, समक्ष वाला राजनीति, पक्ष वाला राजनीति, सब एक लाइन से पूछ रहे हैं कि दारू पर भ्रष्टाचार क्यों किया? केजरीवाल कह रहे हैं कि जी मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हूं, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मोदी जी का 24 में पता साफ। मतलब घुमा फिरा करके दारू पर चर्चा ही नहीं होने दे रहा है, क्योंकि उसके चोरी पर चर्चा हो जाती। महत्वपूर्ण विषय कुछ दिनों से यही था, लेकिन चूंकि केजरीवाल पत्रकारों के पूछने से नहीं बता रहा है, वकीलों के पूछने से नहीं बता रहा है, बड़े बड़े नेताओं के पूछने से नहीं बता रहा है, तो मोटी चमड़ी का है और मोटे खाल वाले लोगों में बहुत ज्यादा असर नहीं करता। हमारे कहता है कि चिकना घड़ा है, जहां पानी एक बूंद टिकती नहीं, डगर जाती है। तो केजरीवाल बेहयाई बेशर्मी में चिकना घड़ा है, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना हो कहे। तो मैं तो कोई बेशर्म हूं नहीं कि मैं उससे इस विषय पर चर्चा करूं। इसीलिए हमने एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज सुना है वो उसको आपने भी सुना है। मुद्दा है कांग्रेस के वरिष्ठतम शीर्षस्थ स्तंभ, मेरुदंड, नींव की ईंट और सोनिया गांधी के सबसे खास वफादार गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी। यह होना था, यह बात किसी ने नहीं कहा। मुझे भी जब ये समाचार मिला तो आई वॉज शॉक्ड। गुलाम नबी छोड़ दिए? गुलाम नबी भी छोड़ सकते हैं? ये तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आत्मा काया को छोड़ देती है, प्राण शरीर को त्याग दे, कांग्रेस का छोड़ना गुलाम नबी के द्वारा उसी तरह का चीज है।
क्योंकि जिस तरह से शरीर का आदमी सेवा करता है, तेल पाउडर स्नो लगाता है, मेकअप करता है, बाल झाड़ता है, बढ़िया बढ़िया परिधान पहनता है, तरह तरह के डिजाइनर सूट पहनता है ताकि ये तन सुंदर लगे, आत्मा उसको सेकंड लगाती है छोड़ने में। उसके बाद उस तन से जो सबसे ज्यादा लोग प्रेम करते हैं उनको भी माया नहीं रह जाता, फिर उसे दफनाना, जलाना या बहवा देना जैसा काम किया जाता है। गुलाम नबी ने को ऐसा ही किया क्या? इस विषय पर ही आपसे थोड़े देर तक चर्चा करूंगा। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसमें कहीं कुछ लगे कि मैं ये बात कुछ अनर्गल, गलत या ठीक नहीं कह रहा हूं तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी समूह में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जो और समाचार चैनलों पर होती नहीं या होने नहीं दी जाती। पहले मित्रों जानिए कि गुलाम नबी आजाद कौन है। जब से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की राजनीति में आए तब से वो या तो मंत्री बने या प्रभारी महासचिव बने। कांग्रेस में महासचिव का ओहदा इतना बड़ा होता है कि लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे करके महासचिव बनते हैं। कांग्रेस की सबसे प्रतिष्ठित बॉडी है, हालांकि वो तो अध्यक्ष पद आरक्षित है नेहरू गांधी परिवार के लिए, तो अब एकमात्र महासचिव ही रह जाता है। तो गुलाम नबी आजाद अगर कांग्रेस की सरकार है तो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरे दर्जे की सेकंड क्लास इन द गवर्नमेंट पोजीशन है उनकी। और अगर सरकार नहीं, जैसे आज सरकार नहीं है, तो महासचिव थे। उनको भी हाल ही में जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई थी, उन्होंने सहसम्मान उसको वापस कर दिया। मतलब बिना कुछ किए गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने सब कुछ दिया। वो गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से आजादी होने में सेकंड नहीं लगाए, जिस तरह से आत्मा से प्राण निकलने में, शरीर से प्राण निकलने में सेकंड नहीं लगा था। जाते जाते वो कुछ बातों का उल्लेख कर गए अपने 2.5-3 पन्ने के चिट्ठी में। उन्होंने क्या कहा वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जो उनके विषय में मैं कहूंगा, क्योंकि जो मैं कहूंगा उस बात का उल्लेख उन्होंने नहीं कहा। और मेरा तो कहना ही है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता या सुनाता हूं जो और जगह होती नहीं या होने नहीं दिया। मित्रों, गुलाम नबी आजाद के विषय में एक बात जान लीजिए कि गुलाम नबी आजाद 1986 में जब उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी महासचिव बने, उस वक्त कांग्रेस में उत्तर प्रदेश का शासन था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। तब से लेकर के गुलाम नबी आजाद के प्रभारी रहते हुए कांग्रेस वहां पर 24 सीटों तक आ गई। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, और 4-5 सीटों पर आ गई मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। जब जब कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, उसे शिकस्त ही नहीं शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। गुलाम नबी आजाद के इस कुकृत्य पर और गुलाम नबी आजाद के इस राजनीतिक बिहेवियर पर आप क्या कहेंगे ये आप जाने। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि गुलाम नबी आजाद एक दफे कमरिंदर सिंह साहब को, हाँ वो मैं अब बताऊंगा, आगे बोलूंगा, उसमें चर्चा करूंगा। तो क्या गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से आजाद हो जाने से कांग्रेस को शुभ संकेत मिला है और शुभ मनाया जाए, उत्सव मनाने का बात है? क्योंकि जब जब गुलाम नबी आजाद को जहां जहां का प्रभार दिया गया वहां वहां से कांग्रेस का सफाया हो गया। अंत में वो 6-6 महीना के कमिटमेंट पर कांग्रेस के तरफ से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। अपना वाला टेन्योर तो उन्होंने निभा लिया, जब दूसरा टेन्योर आया तो सरकार भी चली गई और कांग्रेस का समर्थन भी चला गया। आज के तारीख में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है, और कोई लेता है तो गुलाम नबी आजाद को गाली देते हुए लेता है, आदरणीय प्रेमचंद दीदी जी को शादाब। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के लिए क्या किया? उत्तर प्रदेश की बानगी है, जिस कांग्रेस ने उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया और सरकार नहीं थी तो महासचिव बनाया। दोनों बड़ा ही सम्मानीय स्थिति है। उस
भी गुलाम नबी आजाद ने अगर कांग्रेस छोड़ा है तो इस बात की चर्चा तो होनी चाहिए कि इसका वजह क्या है। पहला वजह तो मैं आपको गिनाया कि जब जब गुलाम नबी आजाद जिस जिस जगह के प्रभारी महासचिव बने, कांग्रेस का वहीं से सफाया हो गया। बिहार में जब उनको बागडोर दी गई तो कांग्रेस को लालू जी के हाथ बेच आए। कांग्रेस की बिहार में इतनी ज्यादा दुर्दिन स्थिति कर दी कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस से समझौता करने के लिए चुनावी समझौता कहा कि 2 सीट आपको देंगे। तब बिहार कांग्रेसियों ने कहा कि 4 सीट से अगर नीचे आता है तो हम राजनीति छोड़ देंगे, आप लालू जी से अलग होकर के चुनाव लड़ें। सोनिया गांधी कही कि ऐसा नहीं हो सकता, लालू जी हमारे साझेदार हैं। तो बिहार कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, हम 4 जगह लड़ेंगे, अगर जीत जाएंगे तो आप मुझको रखिएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष को झुकना पड़ा कि भाई जब जीत जाएगा तो जो सरकार बनाएगा उसके साथ जगह हमारे यहाँ काहे आएगा, अब ठीक भी है। तब सोनिया गांधी बड़े भारी मन से ये अलाउ की कि ठीक है, लालू प्रसाद के से अलग होकर के लड़ा जाए। 4 सीट से ज्यादा कांग्रेस को विजय मिली, जहां लालू प्रसाद यादव सिर्फ 2 सीट दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ये गुलाम नबी का चाल था कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव के हाथों बेचना। वही उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में गुलाम नबी के महासचिव रहते हुए कांग्रेस सपा के हाथ बिकी, बसपा के हाथ बिकी। और जो वहां का कोर बैठ था मुस्लिम दलित हरिजन गठजोड़, उस सब को तोड़ने में इन्हीं लोगों का हाथ है। मैं कांग्रेस आलाकमान और राहुल गांधी और उनके माताजी और उनके बहन जी का बहुत ज्यादा प्रशंसक भक्त नहीं हूं। ना ही मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी बिल्कुल दूध के धुले हैं और राजनीति के पक्के हैं और गुलाम नबी आजाद झूठ बोल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं बात नैतिकता की कर रहा हूं, इंसानियत की कर रहा हूं, मानवता की कर रहा हूं, आंख की शर्म की बात कह रहा हूं। आखिर कोई राजनीतिक दल किसी को और क्या दे सकता है? मुंह में रोटी तो कोई किसी को नहीं खिलाता। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो आपको कैबिनेट मंत्री बनाती है, और जब सत्ता से बाहर होती है तो प्रभारी महासचिव बनाती है। अब इससे बड़ा आदर के रूप में और क्या देगी? उसके बाद भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो मुझे चिंता आप पर नहीं हो रही है, उनको हो रही है जिनके साथ आप जा रहे हैं। वो मैं थोड़ी देर के बाद कहूंगा। कुछ बातें कह दें, जो जो लोग कांग्रेस को छोड़े हैं वो कौन कौन लोग थे और कांग्रेस में उनकी क्या हैसियत थी। शुरुआत पीछे से करते हैं। गुलाम नबी आजाद के विषय में आपको बता दिया कि गुलाम नबी ने कांग्रेस के लिए क्या किया और कांग्रेस ने गुलाम नबी ने क्या किया। यही बात जितिन प्रसाद के लिए था। जितिन प्रसाद जब कांग्रेस में थे तो ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में अपने माताजी को खड़ा किए, उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। जो आदमी को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री, केंद्र में मंत्री बनाया था, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, सर आंखों पर बैठाया था, उसकी अपने क्षेत्र में लोकप्रियता इतनी थी कि अपने पूज्य माताजी को पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं जितवा पाए। एक तो मत मारी गई थी कि वो पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने ही क्यों गए जब आप केंद्रीय मंत्री मटेरियल थे और केंद्र में मंत्री भी थे। माना कि अभी सत्ता नहीं था तो पंचायत स्तर के जो काम थे वो तो आपके यहाँ का हलकारा फोन कर देता तो पंचायत चेयरमैन भाग करके करता। आप अपनी भद पिटवाने के लिए क्यों गए, ये बात तो गुलाम नबी आजाद से पहले जितिन प्रसाद ही बताएंगे। खैर, वहां की जनता ने उनको बताया कि आपकी हैसियत क्या है और आप जो पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं उसमें हमारा जनादेश क्या है। उसके बाद जितिन प्रसाद की भाभी जी ग्राम सभा की चुनाव लड़ी, वो भी हार गई। मतलब जो आदमी पंचायत से लेकर के ग्राम सभा तक का चुनाव नहीं जीत सका, वो कहा कि मैं कांग्रेस तोड़ूंगा तो कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। मुझे हंसी आती है, मैं डर के मारे नहीं हंस रहा हूं कि आप मेरे कार्यक्रम को हास्यास्पद कार्यक्रम ना बना दें। वो भाजपा में गए। अब भाजपा का क्या होगा वो भी बाद में बताऊंगा। माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के शिवराज चौहान को मटियामेट करने में लगा दिए और जब जब शिवराज के विरुद्ध लड़े, शिवराज और दुगनी गति से विजय प्राप्त किया और मध्य प्रदेश की जनता का दिल में राज किया। और माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मतलब माधवराव सिंधिया, विजय राजे सिंधिया, पूरा सिंधिया रियासत है,
मध्य प्रदेश ग्वालियर में वो राजा थे, आज भी उनके परिवार को कोई आदमी तो लोग ऐसे ऐसे करता है। मैंने अपनी आंखों देखकर बात कहा है, आज भी ग्वालियर में सिंधिया सेना नाम की फौज है, उनकी टैंक है उनके पास, उनके घर को देखने के लिए टिकट लगती है। उस सिंधिया परिवार को अगर कांग्रेस को छोड़ना पड़ा तो और क्या उद्देश्य होगा और किस कारण से छोड़ेंगे, ये चिंता का विषय है। भाजपा में गए हैं, वहां क्या करेंगे, ये मैं फिर से बात कह रहा हूं कि बाद में बताऊंगा। और जो लोग, देखिए फहरिस्त बहुत लंबी है, जो लोग हैं, जो आदरणीय मीना व्यास पटेल, क्या है आप कैमरे पर आना चाहती हैं कुछ कहने के लिए, तो आप मेरे को मैसेज करिए, तो मैं आपको कैमरे पर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आपका रिक्वेस्ट आया है। मुझे बड़ी खुशी होगी आप जैसा आदमी अगर मेरे कार्यक्रम में आकर के मुझे मार्गदर्शन देगा। आप बहुत बढ़िया बोलती हैं, रोज किसी न किसी समाचार चैनलों पर आपका एक्सपर्ट कमेंट्स आता रहता है। मनोचिकित्सा के साथ साथ आप सामाजिक संरचना पर भी बहुत बढ़िया बोल लेती हैं। अगर आपको आना हो तो कृपया मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर आपको आमंत्रित करूंगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। खैर, अगला बात करते हैं। हरियाणा का आदमी छोड़ा, पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष छोड़ा, पंजाब के मुख्यमंत्री छोड़ी, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत फेरिस्त लंबी है। और इन सब लोगों ने कहा कि राहुल गांधी में अध्यक्ष मटेरियल नहीं है, मैं उनको छोड़ रहा हूं। अब किनको क्या मिला ये जान लीजिए। कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस को छोड़ा उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ा। स्थिति ये हुई कि आम आदमी पार्टी जैसा बंडमरू पार्टी वहां सरकार बना ली और आपको किसी ने कुछ नहीं पूछा। ना तो आप भाजपा के किसी काम आए और ना ही आप अपने कुछ काम आए। जी अच्छा, आइए एक मिनट। अब चर्चा करते हैं और लोगों की। अगर और लोग, जो लोग भी कांग्रेस छोड़ करके गए, उन्होंने कांग्रेस को क्या दिया, कांग्रेस को कुछ पहुंचाया, इस विषय पर चर्चा का विषय ही नहीं है, क्योंकि वो सब के सब लोग अपने दाम पर कांग्रेस में प्रधान बनने के हैसियत में भी नहीं थे, जिनको कांग्रेस ने कैबिनेट में मंत्री, और जब छोड़ के गए तो उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी की आलोचना की। ये बात ध्यान देने वाले है कि यही सब लोग कल तक राहुल गांधी में प्रधानमंत्री मटेरियल देखते थे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाते थे। सोनिया गांधी को राजमाता बनाने की ख्वाब देखने वाले और देश में राजमाता की तगमा देने वाले लोग आज उन्हीं लोगों की आलोचना करते हैं, तो देश की जनता उनके प्रति क्या सोच रही होगी, ये मैं आप पर। कांग्रेस के जो लोग छोड़े, जो लोगों ने बात किया, कांग्रेस की जिन लोगों ने कांग्रेस की भूला भरा कहा, वो एक अलग मुद्दा है। चर्चा करते हैं कि ये सब लोग जो कांग्रेस छोड़ करके जिस पार्टी में है, उस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कर्नर रखने हुए देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कर्नर रखते हुए देश में इनकी ही सरकार कुछ दिनों नहीं बहुत दिनों तक रहे, इस बात की उम्मीद करने वाला मैं राकेश वर्मा बड़ा चिंतित होता हूं इस बात को जान करके कि जो लोग बिना किसी काम के कांग्रेस में शीर्षस्थ पर बने रहे, आज जब उसकी नौका मझधार में डगमगाई तो अच्छी वाली नाव में सुराख करके दूसरे नाव में कूद करके आ जाते और उस नाव को वहां पर डुबाने की साजिश रचने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं डुबाएंगे, इस बात की क्या गारंटी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो उतना कुछ दिया ही नहीं जितना कांग्रेस ने इन कांग्रेसियों को दिया था। मतलब गुलाम नबी आजाद बिना कुछ किए केंद्र में मंत्री होते थे और अगर सरकार नहीं होती थी तो प्रभारी महासचिव होते, माधवराव सिंधिया भी मंत्री होते थे या पदाधिकारी होते थे, जितिन प्रसाद मंत्री होते थे या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। इतनी बड़ी भारी भरकम पदों पर रहने वाले लोग अगर कांग्रेस को सेकंड में छोड़ देते हैं इस उम्मीद के लिए कि भाई दूर दूर और बहुत दूर तक अभी कांग्रेस का सरकार में आना संभव नहीं लग रहा है, तो बढ़िया है कि नेता विपक्ष के रूप में घर में खाली बैठने से बढ़िया है कि नेता पक्ष के रूप में जूता लाठी खावे
तो क्या मैं मानूं कि इन लोगों में से किसी भी लोगों में जन भावना जैसी कोई बात नहीं है? ये सब के सब लोग सत्ता लोलुप हैं और सत्ता की मलाई चाटने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। और आज कांग्रेस में चाटने भर का कोई नहीं मिल रहा है तो भाई राहुल गांधी का को बुराई करो और सीधे भारतीय जनता पार्टी में आओ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस विषय पर सोचना जरूर है। लेकिन मैं बड़ा भारी मन से ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो सोचने वाले लोग हैं उनको किनारा कर दिया गया है। वो बेचारे यही सोच सोच कर परेशान है कि मेरा क्या होगा। और जो लोगों के पास सोचने की शक्ति है वो सोच ही नहीं पाते हैं ये कि कल मेरा क्या होगा। सिंगिंग में गाना है कि आपका क्या होगा जनाबे अली, अपनी तो ऐसी तैसी थोड़ी ऐसे वैसी कट जाएगी, आपका क्या होगा। इस विषय पर का भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व तो बिल्कुल नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व प्रदेश अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस टाइम केंद्र में जितने भी मंत्री हैं उसमें सबसे स्पॉटलेस बेदाग और सबसे तीव्र काम करने वाला नितिन गडकरी को अगर अपने संसदीय बोर्ड से हटा सकता है, भारतीय जनता पार्टी में सबसे वरिष्ठतम मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहने वाला एक छत्र नेता शिवराज सिंह चौहान को अगर हटाया जा सकता है, अभी दुनिया में सर्वाधिक तेजी से उभरता हुआ जननायक जिसका भारत ने विदेश में भी डंका है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर उस टीम में नहीं शामिल किया जा सकता है तो ये चिंता का विषय है कि भाई कांग्रेस की तरह क्या वर्तमान नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की उन्हीं विषयों की तरफ उसी की तरफ जा रहा है। याद रखेगा कि भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ती जितने पर कांग्रेस चुनाव लड़के आई थी। और यही कांग्रेस के मन में घमंड कर गया कि हम 415 सीट जीत के आए हैं। और कोई भी जन भावना का कोई बात होता था तो राजीव गांधी जी लोगों से मिलते नहीं, नारायण दत्त तिवारी दिन भर बैठ करके आ गए और राजीव गांधी उनको मिले तक नहीं। वो तब था जब नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी के सोफे पर शाम तक बैठ के आ गए, राजीव गांधी नारायण दत्त तिवारी से मिले नहीं। नारायण दत्त तिवारी जैसा विप्रमन श्राप दिया और कहा कि आज मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, कल आप इंतजार करेंगे और लोग आपसे नहीं मिलेंगे। स्थिति यही है कि राजीव गांधी तो अब रहे नहीं लेकिन उनका पुत्र राहुल गांधी से कोई मिलना नहीं चाहता। पिछले बार उत्तर प्रदेश में दो नौजवानों की जोड़ी ही रांझा या लैला मजनू या मुंशी प्रेमचंद के हीरा मोती के दो बैलों की जोड़ी जैसी मशहूर की गई थी। स्थिति इतनी हुई कि मुलायम सिंह यादव ने अब की बार अपने बेटे अखिलेश को बोला कि भाई चुनाव आने वाला है, राहुल गांधी का ट्विटर पर भी बैन कर दे, ट्विटर पर भी रिक्वेस्ट न भेज। और ये हुआ है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये चर्चा का विषय था कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को ट्विटर पर बैन किया, फेसबुक पर ब्लॉक किया और अपने व्हाट्सएप और टेलीफोन पर ब्लॉक किया कि कहीं फोन ना कर, और उनसे सांठगांठ नहीं। बिहार में लालू प्रसाद यादव कहा कि सांठगांठ रहना चुनाव प्रचार में मत आ जाना, क्योंकि आप प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हो, जहां जहां प्रचार करते हो भाजपा को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और लालू प्रसाद ने राजीव गांधी के बेटे को अपने मंच पर साझा नहीं करने दी, पूरा चुनाव भर रहा था प्रदेश के चुनाव में और नहीं लोकसभा। स्थिति ये होगी कि आज कांग्रेस अछूत हो गई, कोई उसके साथ हाथ नहीं मिला। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर चल रही है? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व नितिन गडकरी जैसे काम करने वाले आदमी से हाथ छुड़ा सकता है, उसको अपमानित कर सकता है, शिवराज सिंह चौहान जैसे सबसे वरिष्ठतम मुख्यमंत्री को अपमानित कर सकता है, योगी आदित्यनाथ को अपमानित कर सकता है, तो किसके सहारे सत्ता चलाएगी? जनमानस में तो स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्योंकि इस प्रश्न का जवाब तो लबेद करने वाले प्रवक्ताओं के पास भी नहीं है कि भाई नितिन गडकरी को क्यों हटाया, शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटाया, और अगर हटा के किसी को लेना था तो योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं। इस विषय पर चर्चा करने से पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी को राजीव गांधी के 415 विजय पताका को एक बार सोच लेनी चाहिए और अभी क्या स्थिति है जान लेनी चाहिए। अंत में मैं
एक डायलॉग जो बड़ा मशहूर हुआ तब कंगना रनौत ने कहा था उद्धव ठाकरे को कि उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। और मुझे नहीं लगा कि उस अबला का बात सत्य हो जाएगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि राण साण और प्रहार के ही प्रहार से आदमी मूर्छित होता है, ये रुक नहीं सकता। तो क्या कंगना रनौत का ये तीनों वाला संजोग बना कि उसने एक फिल्मी डायलॉग मारा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल घमंड टूटेगा, और उद्धव ठाकरे का घमंड चूर चूर हो गया। ईश्वर करे मेरी वाणी गलत हो और मोदी शाह की घमंड ना टूटे, क्योंकि देश में इनकी बहुत जोर है। लेकिन मोदी साहब को चाहिए कि ये जो कांग्रेस के कबाड़ियों को लेकर के स्वयं कांग्रेस में बन रहे हो, उसका परिणाम क्या होगा। उत्तर प्रदेश में आपने अनाप शनाप लोगों को ज्वाइन कराया था, उन्हें 2 मिनट टीवी के तरफ से पता चल गया कि शायद योगी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व नहीं आने दी, तो केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीद में आप योगी को छोड़ दिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी के अनाप शनाप हो गए। ध्यान रखा जाए कि उत्तर प्रदेश में उन्हीं लोगों ने भाजपा छोड़ा था जिनको अमित शाह ने ऊंची कीमत देकर के भाजपा के साथ जोड़ा था। वो भाजपा के वफादार कार्यकर्ता एक भी भाजपा को अलविदा नहीं कहा था, चाहे उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट न मिला हो, उनके इलाके से जितिन प्रसाद का भाव बढ़ाया हो और पीडब्ल्यूडी मंत्री मिल रहे हो, तभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसा पूजी ब्राह्मण ने एक शब्द भी नहीं बोला था। एक शब्द भी इन लोगों ने नहीं बोला था जिन लोगों से ऐसी बात हुई थी। इन सब बातों को सोचने विचार करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को विचार करना पड़ेगा। परिणाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में 1% आशंका से कि भाजपा की सरकार नहीं आएगी, ये सब चुनाव पहले आपको छोड़ गए। तो ये जो लोग कबाड़ी लोग आए हैं, वो ऐसे लोग थे जो कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा सम्मानित किया। जब ये उसके नहीं हुए तो आपका क्या होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इस प्रार्थना दुआ के साथ की नरेंद्र मोदी कुछ दिन नहीं बहुत दिन तक भारत की सरकार को चलाए, क्योंकि इनके स्पष्ट निर्णय की भारत को जरूरत है। धूल मूल और डिसीजन पैरालाइज करने वाला आदमी फिलहाल देश का बागडोर पा सकता है। इन दो मनोकामना साथ मैं राकेश परमार आप सबको साधा करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।